तबाही अभी बाकी है। ये कहने के लिए हम इसलिए मजबूर हैं क्योंकि प्रशासन की लापरवाही सर्च ऑपरेशन में साफ सामने आ रही है और वहीं पर्यावरण के स्तर पर जो कदम उठाए जाने चाहिए थे कहीं ना कहीं उसमें भी लाल पीताशाही और लापरवाही साफ दिख रही है। साल भर बीत चुका है उस खौफनाक मंजर को, उस जल प्रलय को। उस जलजले ने सैकड़ों लोगों को काल के गाल में भेज दिया था, लेकिन क्या सरकार ने इस ट्रेजेडी से कुछ सीखा है? आज न्यूज नेशन आपके सामने लेकर आया है कई ऐसे पहलू जिन्हें दुरुस्त करने की जरूरत थी, लेकिन आज भी वो अनछुए हैं। जिस रात केदार घाटी और उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में सैलाब ने तबाही मचाई थी, उसकी दहशत आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। तबाही के इस तांडव के बाद आपदा प्रबंधन से लेकर ऐसे हादसों से बचने के लिए अलर्ट सिस्टम बनाने तक के दावे किए गए थे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई इस तरफ कुछ काम हुआ है या ये योजनाएं सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गईं। उत्तराखंड में आए सैलाब के दौरान कई इलाकों में सड़कें और रास्ते तबाह हो गए थे। 4 धाम यात्रा तक के लिए काम चलाऊ तरीके से सड़कें बना दी गई हैं। आपको याद होगा कि कैसे 1 साल पहले उफान पर आए पानी ने नदी पर बने पुलों को बहा दिया था, लेकिन कई इलाकों समेत केदारनाथ तक में अस्थायी पुल ही बनाए गए हैं। इन पुलों की हालत खुद ही बयां कर देती है कि ये कितने मजबूत हैं और इन पर सफर करना कितना खतरनाक। आसमान से होती लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते राज्य के कई हिस्सों में अस्पताल और स्कूल तक जमींदोज हो गए थे, लेकिन 1 साल के बाद भी सरकार इन स्कूलों और अस्पतालों को तैयार नहीं कर पाई है। आपदाग्रस्त इलाकों में हुए कुल नुकसान की बात करें तो 2349 पक्के भवन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, 340 कच्चे मकान बुरी तरह से टूट गए थे, 9808 पक्के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे, 1656 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे, 86 पुल टूट गए थे, 172 पुलिया ध्वस्त हो गई थी, 3484 पेयजल लाइनें खराब हो गई थी, 4515 गांव की बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। बद्री केदार मंदिर समिति के मुताबिक इस साल बद्री केदार धाम में 11 जून तक 89,150 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। यात्रा प्रशासन संगठन के मुताबिक चारों धाम में 1,35,213 श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन ऋषिकेश स्थित बायोमेट्रिक पंजीकरण केंद्र के मुताबिक सभी केंद्रों पर 88,724 यात्रियों का पंजीकरण किया गया है, यानी यात्रियों के एक बड़े तबके का भी पूरी तरह पंजीकरण नहीं किया गया। न सड़कें न पूरी तरह बने हुए पुल। ऐसे हालात होने के बावजूद सरकार ने 4 धाम यात्रा एक बार फिर शुरू करा दी। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अगर खुदा न खास्ता पिछले साल जैसी कोई घटना इस साल भी हो जाती है तो सरकार के पास क्या जवाब होगा? टीम न्यूज नेशन। इंतजामात नाकाफी थे, जो लाशों को ढूंढकर उनको कहीं ना कहीं सही तरीके से डीएनए मिलान करके अपनों को सौंपना था, वो काम भी पूरा नहीं हुआ था। जिस तरह के इंतजामात पर्यावरण के स्तर पर या यात्रा के स्तर पर करने थे वो भी अधूरे हैं। यात्रा एक बार फिर से आनंद में शुरू कर दी गई है, तो क्या ये एक और तबाही को न्योता नहीं है? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पर्यावरणविद सी के वार्ष्णेय साहब इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मुकेश नायक कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं और सुरेश जोशी बीजेपी के नेता भी अब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल मुकेश जी से। मुकेश जी, जिस तरह से कैमरा टीमों ने कलाई खोली है, वहां पर प्रशासन की जिस तरह से अभी भी तैयारी और इंतजामात पूरे नहीं हैं, अपने आनन फानन में यात्रा शुरू कर दी जाती है, एक और तबाही को न्योता नहीं है ये सिर्फ वाहवाही लूटने के नाम पर? देखिए, एक और तबाही को ये आमंत्रण नहीं है। इस तरह की प्रलयंकारी घटनाएं हजारों साल में एक बार होती हैं और इनको एंटिसिपेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो घटना पिछले साल जून में हुई, आपने स्वयं अपनी रिपोर्ट में बताया कि सैकड़ों पुल, पुलियां, नल जल योजनाएं, विद्युतीकरण और बांध छोटे छोटे सब नष्ट हो गए। गगनचुंबी पर्वतों से जो स्खलन हुआ, रोड तो टूटे ही, लेकिन हजारों टन मिट्टी और मलबे ने रोडों को ढक लिया। मुकेश जी, मैं माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि आपका बयान जो था, आपने कहा कि ऐसी तबाही हजारों साल में एक बार होती है, तो क्या ये मानकर कि भाई अब अगले 1000 साल तक नहीं होगी, मैं आनंद फानन में यात्रा शुरू कर दूं, ये सही है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन केदारनाथ ऐसा श्रद्धा का केंद्र है पीनाथ जी, कि जहाँ लोग जाना चाहते हैं।
जब ये रोड नहीं थे, पुलियां नहीं थी, तब भी हजारों लोग यहाँ पैदल जाया करते थे पूरे देश से। ये हमारे जितने भी तीर्थ स्थान है भारतवर्ष के, ये प्रमुख श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख ज्योतिर्लिंग है जहां पर लोग जाया करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो सकती है, लेकिन हम ऐसी कल्पना क्यों करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी केवल काम चलाओ व्यवस्था हुई है, और ये पूरे केदारनाथ में जहां जहां तबाही हुई है, यहां लगभग 3 महीने ही काम का अवसर मिलता है, सुधार का अवसर मिलता है, निर्माण का अवसर मिलता है। यहाँ इतना मलबा है, बर्फ लगभग मार्च और अप्रैल में यहाँ पिघली है, और जो नरकंकाल मिले हैं बर्फ पिघलने के कारण मिले हैं, मलबा हटने के कारण मिले हैं। जी मुकेश जी मुझे माफी चाहूंगी यहाँ पर मैं, क्योंकि अभी हमारे बीजेपी नेता हमारे साथ अभी नहीं जुड़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो सवाल आ सकते हैं वो यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि अभी उतना समय नहीं मिला था। अगर न्यूज नेशन की टीम वहां पहुंच सकती थी तो आपके पास तो पूरा प्रशासनिक अमला था, तो वो लोग क्यों नहीं पहुंचे? ये तो सिर्फ एक घोर लापरवाही है और कुछ नहीं। पीनाथ जी, हजारों लोगों को वहां बचाया गया है। फौज ने जो काम किया है वो बहुत रिमार्केबल वर्क है। डिजास्टर के बाद फौज ने जिस तरह से वहां जान जोखिम में डालकर फौज के सैनिकों ने जो काम किया है, किस तरह से लोगों को वहां से निकाला है, किस तरह से हजारों लोगों को जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था उसकी तारीफ भी की गई थी सेना की, लेकिन प्रशासन पर जो सवाल उठे हैं वो भी अपने आप में लाजमी है। देखिए, जो तारीफ के काबिल काम है उसकी तारीफ होगी, जो सवाल उठाने वाला काम है उसके लिए सवाल भी उठाए जाएंगे। मुकेश जी, पीनाथ जी, आप ठीक कह रही हैं। इतनी बड़ी विप्लवकारी घटना के बाद हमेशा सुधार की और अधिक काम करने की गुंजाइश होती है। ये ऐसे दुर्गम पहाड़, हमें कई बार केदारनाथ, बद्रीनाथ और चारधाम गया हूँ, मैंने स्वयं वहां पर देखा है, आपने भी देखा होगा कि वहां पर जो पहाड़ हैं, दुर्गम रास्ते हैं, वहां पर मशीनें ले जाना, वहां पर मजदूर ले जाना, निर्माण का कार्य करना कितना मुश्किल और दुर्गम है, इसकी कल्पना वहां जाकर ही हो सकती है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि और भी ज्यादा यहाँ काम करने की गुंजाइश है, और भी गुंजाइश को दूर भी कर लिया जाता। आपने खुद ही अभी कहा कि यहाँ पर हजारों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला था, तो जल्द से जल्द यात्रा शुरू करनी थी। जब इतने लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला था तो गुंजाइश से कहीं ज्यादा बढ़कर काम किया जाता। लेकिन पर्यावरण के स्तर पर भी बहुत सारे सवाल ये घटना खड़े कर रही है, क्योंकि यहाँ पर इसे सिर्फ एक त्रासदी मान लेना थी। कि वासना साहब हमारे साथ पर्यावरणविद जुड़ रहे हैं। वासना साहब, यहाँ पर मुकेश जी कह रहे हैं एक त्रासदी थी जिसे नहीं रोका जा सकता था, क्या वाकई में ये सिर्फ त्रासदी थी या फिर मैन मेड त्रासदी थी? देखिए, यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जो त्रासदी थी वो तो अपने में थी, लेकिन इसकी जो आकार और प्रकार था उसमें काफ़ी सारी बनावट और उसको पूरा ये मानवकृत था, और कई सालों से उसके अंदर ऐसी समस्याएं बढ़ती चली जा रही थीं जिससे कि इसको तो होना था ही एक न एक दिन। देखिए, बात यह है कि वहाँ पर सड़क निर्माण जो हुआ, जो पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा के लिए वहाँ पर जो भवन बनाए गए और जिन लोगों ने वहाँ पर उनके ठहरने का इंतज़ाम किया गया, वो सिर्फ नदियों के रास्ते में आया, और जिस वजह से जब पानी तेज़ी से आया, जो कि करीब 400 गुना ज़्यादा था अपने सामान्य स्तर से, तो इसकी वजह से जो बहाव आया और ऊपर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी पृष्ठभूमि में जो ग्लेशियर पिघले, ये सब मानव तैयारी बहुत पहले से थी और कई तरीके से थी। दूसरा, वहाँ पर जो जंगल थे उनकी कटाई हुई, और पेड़ों की वजह से जो पानी रुकता था और जिसकी वजह से कि धारा के अंदर एक संयम आता था, उन सब की भी कमी रही, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पानी का बहाव आया कि उसके साथ पत्थर रोड़े इतनी तेज़ी से आए कि वर्ग गति से उसने कटाव किया, जिसकी वजह से मिट्टी जमी और जिस वजह से कि हाहाकार मचा। तो इसलिए ये कहना कि ये एकदम अचानक हो गया, ये ठीक नहीं है। जी वासना साहब, यहाँ पर मैं अगर इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो हिमालयन रीजन जो है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो या फिर जिस तरह से वहां पर लगातार हिमालय को डिस्टर्ब किया जा रहा है, चाहे वो चाइना रीजन से हो चाहे हिंदुस्तान की तरफ से हो, कहीं ना कहीं हमें अब एक बड़ी तबाही की ओर बैठे हुए हैं। केदारनाथ तो सिर्फ एक वानगी भर था, ये कहना गलत होगा? मैं कहूँगा कि अगर जिस तरीके से पिछले साल हम लोगों ने
पहाड़ों के साथ में छेड़छाड़ की है और नदियों के साथ में छेड़छाड़ की है, अगर इसी तरीके से चलती रही और इसको न रोका गया तो ये संभव है कि ये घटना हजारों साल बाद नहीं बल्कि कुछ ही साल बाद फिर से अपने आप में रिपीट हो जाएगी। देखिए, पूर्व अनुमान काफी अच्छी तरीके से था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट थी जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो सारे वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर जो काम किया जा रहा है उसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट इतना अधिक है वहाँ की इकोलॉजी के ऊपर कि ऐसे हादसे हो सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि इसका जवाब आपको मिला होगा मुकेश नायक साहब कि हजारों साल बाद ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये कोई प्राकृतिक प्रलय नहीं थी जो आया था, ये तो इंसान ने जो अव्यवस्थित ढंग से वहां पर कामकाज किया है और वो इस कदर बढ़ता गया कि प्रकृति को रौद्र रूप धारण करना ही पड़ा है। ये पर्यावरणविद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये आपकी सरकार पर कटाक्ष नहीं है, कहीं ना कहीं सवाल का जवाब है जो आप उठा रहे थे कि हजारों साल में ऐसी त्रासदी तो आ जाती है। ऐसा कतई नहीं है, ये हमारे खुद के कर्म और वहां के प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। सोनप्रयाग की अगर हम बात कर लें तो एक ऐसा गांव है जहां के बाशिंदों ने दावा किया था कि अभी भी भाई हमारे गांव में 50 के करीब शव और कंकाल पड़े हैं और ये बहुत दूर की बात नहीं थी। ये जब चुनाव 7 मई 8 मई के आसपास की गांव वालों की बातचीत थी, सरकारी अमले को भी बताया, लेकिन उन्होंने सुध नहीं ली और हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर जब वहां पहुंचे तो गांव वालों ने अपनी आप बीती सुनाई, प्रशासन की लापरवाही की कहानी सुनाई। त्रियुगी नारायण में अगर दर्द की कई कहानियां हैं तो उनमें से एक और हमारे साथ बैठे हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, आपके जो बड़े मतलब जो छोटे मतलब भाई थे आपके, वो क्या आपसे बड़े थे? मेरे से छोटा था, भूदेव नाम था उसका, दुकानदारी करता था रामबाड़ा में, इसलिए हम उधर गए थे उन दिनों। तो क्या आप तक मतलब उनके दुकानदारी में फिर पता चला, आपको कब पता चला कि इस तरह का हाल हो गया? वो उसी दिन जिस दिन मालूम हुआ था, खोज बीज में गए थे हम 2-3 भाई, पर पहले दिन तो वो हमको नहीं मिला, पर दूसरे दिन जब गए तो दूसरे दिन वो लाश मिली थी रामबाड़ा से करीबन थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर ऊपर सड़क ही, वहाँ पर थोड़ा सड़क थी, सड़क ही में पड़ी हुई थी लाश। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि उस दौरान कुछ लोग अधिकारी आए, उनको बताया भी गया यहाँ से गाँव वालों से, चूंकि उस दौरान आपके गाँव से काफी लोग बच के उस रास्ते से आए थे, तो वो लोग आगे नहीं गए, आपको लगता है? वैसे तो यहाँ से हमारे गांव से ऊपर हमारे गांव वालों ने यहाँ पर करीबन 4-5 हजार आदमी गंगा जी से गोलीबार किए हैं, बचाए हैं, जो कुछ भी निकले। उसके बाद तो कोई आया नहीं उधर से, पर लेकिन सरकारी कर्मचारी तो इस रास्ते कोई नहीं गया, न कोई सरकारी यहाँ पर कोई सेवा मिली निकालने में आदमियों के, जो भी सेवा मिली वो गाँव वालों ने की, बाकी सरकारी सेवा यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं हुई। अच्छा, सरकार के कुछ लोग उस दौरान बताया, उनको बताया भी गया था कि ऊपर बॉडी है, लेकिन वो नहीं गए यहाँ से? ना, इस रास्ते कोई नहीं गया। ये सिर्फ देखिए, ये सिर्फ 22 दिन पहले या 22 से 24 दिन, एग्जैक्ट उनको डेट नहीं मालूम, लेकिन वो ये बाकायदा 4 जंगलात के अधिकारियों के साथ गए। क्या ये संभव है किसी देश में कि सरकारी आदमी साथ जाए और उन अभागे कंकाल, जो लोग कंकालों में बदल गए, उनको वहीं छोड़कर चलाए? क्या ये चुनौती नहीं है? क्या ये झूठ है? अगर इसका जवाब सरकार को ढूंढना है तो वो इस रास्ते पर अपने साथ वो तमाम अधिकारी चलें और मीडिया के लोगों को साथ लेके जाएं, ताकि सच अभी सामने आ जाए और सरकार अपना जिस तरीके से दावा कर रही है वो दावा भी सामने आ जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या राउतरे के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, त्रियुगी नारायण, उत्तराखंड। मुकेश नायक जी, प्राकृतिक आपदा को कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन उसके बाद उसको रिस्टोर करने के काम में तो तेजी लाई जा सकती थी। यहाँ तो लाशों तक को ढंग से दाह संस्कार मयसर हो सके, उसके लिए भी कामकाज नहीं किए गए। अब इस लापरवाही पे आप क्या कहेंगे, क्या सफाई देंगे? श्रीनाथ जी, मैंने ये कहा था आपसे कि जो इस तरह का विप्लवकारी प्राकृतिक आपदा है, इसको एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है। मैंने ये नहीं कहा कि इस पर काम नहीं होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए था और काम नहीं हुआ तो ये हमारा दुर्भाग्य है। जब ये डिजास्टर हुआ उस वक्त पूरा प्रयत्न हुआ कि पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ हमारी फौज, हमारे सामाजिक संगठन, हमारी सरकार तीनों समन्वय के साथ इस क्षेत्र में काम करें। पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ काम करने के बावजूद भी अपूर्णताएं रह गई, कुछ काम नहीं हो पाए। ये बिल्कुल सच है और ये दिखाई देता है जो लोग वहां के हैं जब वो कह रहे हैं। राजनीति को मिलाने का कोई मकसद नहीं, लेकिन जिस ढंग से ज्यादा ध्यान जहाँ पे मुख्यमंत्रियों के बदलने को लेकर ही लगा रहा, बनस्पत इसके कि किस ढंग से कामकाज किया जाए, कि ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। क्योंकि हम देखते हैं कि
उत्तराखंड की राजनीति जो है वो मुख्यमंत्रियों के बदलाव के इर्द गिर्द ज्यादा घूमती है, पार्टी चाहे कोई भी हो। मैं फिलहाल आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ। देखिए, इस वक्त तो उत्तराखंड में बिल्कुल राजनीतिक स्थिरता है। जिस वक्त ये प्राकृतिक आपदा आई, डिजास्टर हुआ, उस वक्त कहीं ये बात नहीं थी कि हम मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं।